हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। बच्चों, कैपेसिटर क्या होता है? आपने देख रखा होगा कि फैन में हम कंडेंसर यूज़ करते हैं, सिलेंड्रिकल होता है। क्लियर? वो कंडेंसर जो होता है बच्चों, उसी को हम कैपेसिटर बोल सकते हैं। क्लियर? और उसका यूज़ क्यों करते हैं? तो बच्चों, क्या होता है कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं। उनमें से कुछ ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए हमें मैक्सिमम करंट देना होता है, और आफ्टर स्टार्ट, जब वो स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद वो अपने एक नॉर्मल करंट में वर्क करते रहते हैं। बट स्टार्टिंग के लिए हमें उसे मैक्सिमम करंट देना होता है। अब बात ये आती है कि हमारे घरों पर करंट मैक्सिमम कितना आता है? मैक्सिमम 25 एम्पेयर टू 30 एम्पेयर। बहुत ज़्यादा करंट होता है ये। क्लियर? तो अगर हम मान लो फैन स्टार्ट करना है और उस फैन को स्टार्ट करने में 25 एम्पेयर लग रहा है, 25 एम्पेयर, तो अगर हमारे घर पे 25 से 30 एम्पेयर करंट आ रहा है और हम वो करंट उस पर सप्लाई कर देंगे, तो हम अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में क्या करंट देंगे? क्लियर? तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कौन करेगा? कैपेसिटर करेगा। कैसे करेगा? चलिए लिखते हैं। सम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस require maximum current for 25 ampere to 50 ampere to start them. ओके, अब अगर उसको इतने करंट चाहिए तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पहले तो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, फैन, मोटर, क्लियर, एक्सेट्रा, और भी अदर एग्जांपल्स हैं। क्लियर? अब बच्चों, कैपेसिटर का यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इट मीन्स कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होगी जो मैक्सिमम करंट फ्लो करा देगी। अब वो मैक्सिमम करंट कैसे फ्लो कराएगी? इट मीन्स कि कैपेसिटर कहीं ना कहीं उसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा होगी। अब कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आएगी? तो क्या होगा बच्चों कि कैपेसिटर धीरे धीरे अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। जितनी उसकी एबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब हमें उस पर्टिकुलर डिवाइस को स्टार्ट करना होता है तो वो उस पूरी जितनी एनर्जी उसने स्टोर कर रखी है वो सारी एनर्जी वो एक बार में उस डिवाइस को सप्लाई करता है, जिससे वो डिवाइस स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद स्टार्ट होने में ही सिर्फ प्रॉब्लम है, जैसे ही वो स्टार्ट हो जाएगी वो अपने नॉर्मल करंट में वर्क करेगी, उसके बाद वो वापस एनर्जी स्टोर करने लगता है। क्लियर? तो चलिए हेडिंग लगाइए, कैपेसिटर। समझते हैं कैपेसिटर क्या होता है और डिटेल में उसको जानते हैं। कैपेसिटर, बच्चों कैपेसिटर क्या होता है? तो आप बोलोगे अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर, अ कैपेसिटर is a device that store electrical energy in the form of electrical charge। बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में रखेगा? इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में। भाई, अगर आपसे बोला जाएगा कि कोई चीज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, इट मीन्स व्हाट? वो चार्ज प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में रखेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। क्लियर? ओके। अब इसके बाद आप ये बोल सकते हो कि इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर। इट इज एन
अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर, it is an arrangement of two conductor carrying charges of equal magnitude and opposite sign। बच्चों इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ वो ऑपोजिट साइन के भी होंगे एंड ऑपोजिट साइन। अभी यहाँ पे एक चीज आपको समझाते हैं कि ये बच्चों हमने लिखा है कि कैरिंग चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन, जरूरी नहीं है कि इक्वल मैग्नीट्यूड हो। क्लियर? उसके लिए भी अभी आगे कॉन्सेप्ट है, वो भी समझेंगे, बट अभी के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट मानना है कि दो प्लेट्स हैं या ओवरऑल दो कंडक्टर सेपरेट हैं और दोनों पर जो चार्जेस हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट साइन के होंगे। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? एंड ऑपोजिट साइन एंड सेपरेशन बाय अ इंसुलेटिंग मीडियम, सेपरेटेड बाय अ इंसुलेटिंग मीडियम, ये लिख लीजिए। एंड सेपरेटेड, इसको भी समझाते भी हैं, सेपरेटेड बाय अ इंसुलेटिंग मीडियम। बच्चों ये क्या बात हुई? देखिए, कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है। क्लियर? और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करती है? इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में। उसके बाद ये बोला कि जो कंडक्टर हैं, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर कैरिंग चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब दो कंडक्टर का ऐसा अरेंजमेंट होगा जिसमें जो चार्जेस होंगे वो इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे एंड ऑपोजिट साइन के होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कंडक्टर में ओवरऑल प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे में माइनस क्यू है। क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? एंड सेपरेटेड बाय अ इंसुलेटिंग मीडियम, और सेपरेशन इज वेरी स्मॉल। क्या होगा बच्चों कि जो कैपेसिटर होगा उसमें जो दो कंडक्टर यूज हो रहे हैं उनका ऐसा सीक्वेंस बनेगा जिसके बीच कंडीशन से आप ये कह सकते हो कि उनका जो सेपरेशन होगा वो बहुत ही छोटी डिस्टेंस में होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम आगे कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे, यही आपके सिलेबस में भी है। तो बच्चों ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो पैरेलल प्लेट्स होंगे वो पैरेलल प्लेट्स का जो एरिया होगा वो उनके सेपरेशन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगा। इट मीन्स इनफाइनाइट कंडीशंस में होगा। सेपरेशन के कंपैरिजन में एरिया उनका इनफाइनाइट होगा। क्लियर? चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं कैपेसिटर के लिए, इससे और अच्छे से क्लियर होगा कि कैपेसिटर में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। एक तो आपको पता चला कि जो कंडक्टर के बीच का सेपरेशन होगा वो बहुत छोटा होगा। क्लियर? बच्चों फर्स्ट पॉइंट इज द नेट चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज 0। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस है दोनों कंडक्टर में, पॉजिटिव कंडक्टर एंड नेगेटिव कंडक्टर। यहां पे बच्चों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वी ऑलवेज टेकन पॉजिटिव चार्ज ऑन कैपेसिटर। बच्चों कैपेसिटर को अगर हम चार्ज के थ्रू बताएंगे, फॉर एग्जांपल हमने बोला कि ये कैपेसिटर है और इसमें 5Q चार्ज है, इट मीन्स कि उसके पॉजिटिव कंडक्टर में 5Q चार्ज है और उसके नेगेटिव कंडक्टर में भी 5Q चार्ज है। बट कैपेसिटर को हम रिप्रेजेंट किससे किए? पॉजिटिव से। क्लियर है? सेम मेथड से हम पोटेंशियल को भी बच्चों
यहाँ पे नोट कर लो, पोटेंशियल को भी ऑलवेज पॉजिटिव ही लोगे आप। क्लियर? पोटेंशियल और चार्ज कैपेसिटर का हमेशा पॉजिटिव ही लेना है, ये ट्रेंड है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब यहां से बच्चों ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमने उसको पॉजिटिव ले लिया, ठीक। इट मीन्स कि पॉजिटिव कंडक्टर में भी 5Q चार्ज है, इसके एग्जाम्पल से। नेगेटिव कंडक्टर में भी 5Q चार्ज है। क्लियर है? अब बच्चों एक प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटर तो समझ गए कि कोई ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करती है और फिर उसको सप्लाई कर देती है सडनली किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए। अब हेडिंग लगा लेते हैं कैपेसिटेंस। बच्चों कैपेसिटेंस क्या होता है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। क्लियर? ये कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है। क्लियर? और यहां से आप इसको ये भी बोल सकते हो कि इट इज अ एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू होल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज अ एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू होल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और बच्चों कैपेसिटेंस को हम C से डिनोट करते हैं, कैपिटल C से। एंड द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इज Q अपॉन डेल्टा V। नोट करिएगा इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कहोगे कि सर ये प्रूविंग कहाँ से आई, ये फॉर्मूला कहाँ से बना? बच्चों ये फॉर्मूला है। ये कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है और ये एक डिफाइंड प्रॉपर्टी है। डिफाइंड इट मीन्स कि इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, इसको ऐसे डिफाइन ही किया गया है। बोला गया है कि किसी पर्टिकुलर कंडक्टर में या किसी पर्टिकुलर कंडक्टर का जो चार्ज हो, भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी होल्ड कर रहा है ना, इट इज द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू होल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रिकल चार्ज। इट मीन्स कि वो इलेक्ट्रिकल चार्ज को होल्ड कर रहा है। अब बच्चों इलेक्ट्रिकल चार्ज को होल्ड करेगा तो अगर कोई कंडक्टर इलेक्ट्रिकल चार्ज को होल्ड कर रहा है तो कहीं ना कहीं उन दोनों कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल क्रिएट होगा। क्लियर? तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग C इज इक्वल टू Q अपॉन V। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब बच्चों ये V क्यों लिया गया? क्योंकि जैसे ही किसी पर्टिकुलर कंडक्टर में चार्जेस आएंगे तो दो कंडक्टर का जो सेपरेशन है उनके बीच में पोटेंशियल क्रिएट होगा ही। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों कि अगर हम कोई एक प्लेट, इसको समझ लेते हैं फिर आगे और डिटेल में समझेंगे, कि कोई दो प्लेट है और उसमें से एक प्लेट से चार्ज उठा के हम दूसरे प्लेट में रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक प्लेट से चार्ज उठा के दूसरे प्लेट में आप रख रहे हो तो क्या होगा बच्चों कि जब आप फर्स्ट चार्ज लेके जाओगे तो वो ईजिली चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट जैसे ही सेकेंड चार्ज आप उसको लेके जाओगे तो क्या होगा कि फर्स्ट चार्ज ले जाने की वजह से जिस प्लेट से आप चार्ज उठा के लेके गए वहां पे नेगेटिव चार्ज हो गया, तो वो वापस पॉजिटिव चार्ज को नहीं जाने देगा, अट्रैक्ट करेगा। प्लस अगर उस पॉजिटिव चार्ज को आप लेके गए तो जो फर्स्ट चार्ज में +Q चार्ज गया है पहले से वो उसको रिपल करेगा। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। और बच्चों वर्क डन करते हैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इट इज योर व्हाट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अपॉन Q। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो बच्चों इसलिए यहां पे पोटेंशियल भी आया कि चार्जेस अगर कोई पर्टिकुलर कंडक्टर होल्ड करेगा तो उस पर पोटेंशियल भी क्रिएट होगा। ठीक है? अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा V। मतलब कहीं ना कहीं कैपेसिटेंस Q पर और डेल्टा V पर डिपेंड कर रहा है। बट बच्चों ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या होता है बच्चों कि ये जो C है
ये डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का जो डायमेंशन होगा उस पर, एंड मीडियम, जिस मीडियम पे ये सारा गेम हो रहा होगा, मतलब जो चार्जेस ओवरऑल उस कंडक्टर पे आ रहे हैं, होल्ड हो रहे हैं, तो वो किस मीडियम पे है उस पर भी ये डिपेंड करेगा। अभी इसको समझेंगे कैसे करेगा, बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि दिस सी इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू एंड नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा वी। बट एक बात समझ लो, अगर किसी पर्टिकुलर कंडक्टर में चार्ज जितना ज़्यादा लाओगे उसके अकॉर्डिंग उसका कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। आप कहोगे सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया, चार्ज ज़्यादा हो रहा है तो कैपेसिटेंस भी बढ़ रहा है। बच्चों क्या होगा कि जब आप चार्ज ज़्यादा लाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, बट पोटेंशियल उसका मिनिमम होना चाहिए, उसका जो डेल्टा वी होगा वो मिनिमम ही होगा। इट मीन्स कि अगर कोई पर्टिकुलर कंडक्टर है और उस कंडक्टर में आप 2 कूलम चार्ज ला रहे हो तो उसका पोटेंशियल 1 इंक्रीज हो रहा है, फिर आप 4 कूलम चार्ज ला रहे हो तो उसका पोटेंशियल 2 हो जा रहा है। तो बच्चों ऐसे केस में कैपेसिटेंस इंक्रीज नहीं होगा। क्लियर? कैपेसिटेंस कहाँ इंक्रीज होगा? जहां पर आप 4 कूलम चार्ज लाओ और उसका पोटेंशियल 1 ही इंक्रीज हो। 2 कूलम चार्ज लेके आए तब 1 इंक्रीज हुआ, फिर 4 कूलम चार्ज लेके आए अगेन 1 ही पोटेंशियल इंक्रीज हुआ। इट मीन्स कि मिनिमम पोटेंशियल में उसका चार्जेस इंक्रीज होते जाएंगे। ऐसे केस में आप ये बोल सकते हो कि कैपेसिटेंस क्या होगा बच्चों? इंक्रीज होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? समझ में आ रहा है? इट मीन्स दिस सी डज नॉट डिपेंड अपॉन Q एंड डेल्टा V. It depend upon the dimension of the conductor and medium. क्लियर है? अब बच्चों इस कैपेसिटेंस की SI यूनिट क्या होती है यहाँ पे देख लेते हैं। SI यूनिट बच्चों इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग Q अपॉन डेल्टा V। बच्चों Q को हम लोग कोलॉम बोलते हैं और डेल्टा V इट मीन्स वोल्ट। फिजिक्स में कोलम पर वोल्ट को बच्चों फैरेड बोला गया है। What? Farad. It is denoted by capital F. ओके, ये एक न्यू यूनिट आई है आपके कोर्स में। अब बच्चों इस फैरेड को हम जनरली माइक्रो फैरेड में ही मेजर करते हैं। 1 फैरेड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 माइक्रो फैरेड। ओके, नोट कर लीजिएगा बच्चों। दिस कैपेसिटेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, scalar quantity, okay, and the SI dimension of the capacitance। बच्चों डायमेंशन क्या होगी सोचो, C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा V। ओके, अब बच्चों इस डेल्टा V को हम वर्क डन अपॉन चार्ज, इट मीन्स Q ऊपर चला जाएगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट बोल सकते हो। यहां से बच्चों क्या होगा, Q स्क्वायर अपॉन W। अब Q क्या है? चार्ज। बच्चों Q को Q इज इक्वल टू I इंटू टी हो सकता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी होता है। क्लियर? तो यहां से अगर हम इसकी डायमेंशन चेक करें बच्चों, दिख रहा है? चलो रफ कर देते हैं इधर। यहां से इसकी डायमेंशन चेक करें तो C इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन W। बच्चों Q स्क्वायर इट मीन्स I इंटू टी, आई का A स्क्वायर, T स्क्वायर, और वर्क का बच्चों M L स्क्वायर T-2। क्लियर है? यही होता है। अब यहां से इसको ऊपर लेके जाओ बच्चों, सो M -1 L -2 एंड T 4 A2। दिस इज योर डायमेंशन ऑफ व्हाट? कैपेसिटेंस। नोट करिएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस? क्लियर है? समझ में आ रहा है? नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा कि टाइप्स ऑफ कैपेसिटर।
टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। बच्चों कैपेसिटर एक स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, ये पहले यूज किया जाता था बट इट इज नॉट सो मच यूजफुल, ये इतना यूजफुल नहीं था इसलिए इसका यूज अब नहीं किया जाता। बट दूसरा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इसके बारे में ही आपको पढ़ना है, क्लियर। तो पहले समझ लेते हैं कि स्फेरिकल कैपेसिटर क्या था। ओके, रफ करें। बच्चों स्फेरिकल कैपेसिटर क्या है? ये एक स्फीयर है, इसकी रेडियस आर है, इसके सरफेस पे चार्जेस आप टोटल चार्जेस मान लो क्यू है, ओके, इस कैपेसिटर का। अब क्या होगा बच्चों कि अगर यहाँ पे टोटल चार्ज क्यू है तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, वी होगा। तो कैपेसिटेंस अगर हम देखें तो कैपेसिटेंस क्या होता है बेटा, क्यू अपॉन डेल्टा वी। अब डेल्टा वी क्या होगा, इट मीन्स पोटेंशियल, और किसी पर्टिकुलर स्फीयर का आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, के क्यू अपॉन आर। इट मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्यू इज अपॉन के क्यू अपॉन आर। यहाँ से क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा तो सी इज इक्वल टू आर अपॉन के। बच्चों 1 अपॉन के इट मीन्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। दिस इज योर कैपेसिटेंस स्फेरिकल कैपेसिटर का। यहाँ से आप एक चीज और चेक कर लो, दिस सी इज नॉट डिपेंड अपॉन क्यू और डेल्टा वी, इट डिपेंड अपॉन मीडियम, इट मीन्स परमिटिविटी एंड रेडियस डायमेंशन। यही लिखवाया गया था आपको कि कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है बच्चों, डायमेंशन पे और मीडियम पे। परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस मीडियम है, क्लियर है, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसी तरह पर्टिकुलर कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी ये भी हम निकाल सकते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ही समझेंगे, क्लियर है। इसका यूज नहीं किया गया, ये अभी आगे हम समझा देंगे आपको, छोटा सा टॉपिक है, क्लियर। चलिए हेडिंग लगा लेते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब बच्चों बुक में ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रेक्टेंगुलर बनी होती है, तो जरूरी नहीं है कि ये जो पैरेलल प्लेट्स हैं ये रेक्टेंगुलर ही हो, ये किसी भी शेप साइज की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, क्लियर। तो बुक के अकॉर्डिंग ही बना लेते हैं। दो पर्टिकुलर पैरेलल प्लेट्स हैं बच्चों, इनके बीच का सेपरेशन डी है और इनका एरिया सपोज कर लो A1 A2 है, क्लियर। इसमें चार्ज प्लस क्यू, इसमें चार्ज माइनस क्यू। अब क्या होगा बच्चों, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ होगी ना। अब यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। दिस डी इज very 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 small as compared to the area, and the area of both plates are same, A1 is equal to A2 होगा, ये क्या होगा, very small, ओके, और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्लियर। एंड इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा यहाँ पे, प्लस क्यू माइनस क्यू। बच्चों ये प्लस क्यू है, इट मीन्स कि इस प्लेट पर क्या प्लस चार्ज से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस पे माइनस से, क्लियर। अब क्या होगा बच्चों कि प्लस क्यू से माइनस क्यू की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड गई। अब यहां पर अगर ये प्लस क्यू चार्ज पूरी प्लेट पर है तो इसकी डेंसिटी सिग्मा होगी, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसका भी क्या होगा,
सिग्मा ही होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा क्या होता है बच्चों, Q अपॉन A, यही होगा। क्लियर है। अब क्या होगा बच्चों कि ये सेपरेशन कैसे हुआ, ओवरऑल इस कंडक्टर में ये सेपरेशन कैसे हुआ। तो क्या करो आप यहां से, क्या होगा बच्चों कि इसको आप सेल से ज्वाइन कर दो। जैसे ही आप सेल से ज्वाइन करोगे बच्चों तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के जाने लगेंगे। क्लियर। और यहां पर आकर के इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे। सो दिस इज योर नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर। क्लियर। तो इस तरह सेपरेशन हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आप यहां से एक्सटर्नल वर्क करके dq चार्ज ला करके यहां पे पुट करो। तो जब एक dq चार्ज आप लाओगे तो यहां पे नेगेटिव dq हो जाएगा। तो इस तरह इसका सेपरेशन हुआ। क्लियर हो रहा है। अब बच्चों यहां पर एक कॉन्सेप्ट और समझ लो, या पहले एक चीज और समझ लो कि हम अगर आपसे बोलें कि इस ओवरऑल कैपेसिटर का चार्ज क्या है, तो आप चार्ज बताओगे टोटल चार्ज Q। आप माइनस क्यू नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि अभी हमने आपको बता रखा है कि ट्रेंड क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज लेने का। पोटेंशियल, अब पॉजिटिव नेगेटिव अगर ये सेपरेशन हो गया तो सेपरेशन होने की वजह से यहाँ पर दोनों के बीच में पोटेंशियल डेल्टा वी भी आ जाएगा। और पोटेंशियल बच्चों कैसा लेना है, पॉजिटिव ही लेना है। क्लियर, डेल्टा वी। क्लियर हो रहा है। अब समझते हैं कि कैपेसिटेंस को हम और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसमें स्फेरिकल में तो हमने देखा था C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डायमेंशन रेडियस। मान लो कि यहां से एक और कंपैरिजन कर लो कि जो एरिया होगा वो एरिया इनफाइनाइट होगा एज कंपेयर टू D। मतलब D के कंपैरिजन में द एरिया ऑफ प्लेट, पैरेलल प्लेट, इज इनफाइनाइट। क्लियर। ये D बहुत छोटा है, D इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। और इसका यूज क्यों किया गया पैरेलल कैपेसिटर का? बच्चों क्या था कि स्फेरिकल कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडेड नहीं थी। क्या नहीं थी? बाउंडेड नहीं थी। इस वजह से यहां पर जो इसका कैपेसिटेंस आ रहा था वो कैपेसिटेंस हमारे लिए यूजफुल नहीं था। बट इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडेड हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडेड होने से इसकी कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो हमारे लिए यूजफुल होने लगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इसलिए स्फेरिकल का यूज भी नहीं किया गया। अभी और आगे अच्छे से बता देंगे। अब समझते हैं कि कैसे हम कैपेसिटेंस को ये डिफाइन करें कि वो Q और डेल्टा V पर डिपेंड नहीं कर रहा। Q अपॉन डेल्टा V पर कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं कर रहा। चलिए समझते हैं। मान लो ये पैरेलल प्लेट है, इनका एरिया A है बोथ साइड। क्लियर। इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज। इनके बीच का सेपरेशन बच्चों D विच इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एरिया। क्लियर। इसमें इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसकी भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब क्या होगा बच्चों कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से या पैरेलल प्लेट से, इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट से, उसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड बाई इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट, इनफाइनाइट प्लेट के थ्रू ये भी बोल सकते हो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो इस पॉजिटिव से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जाएगी नेगेटिव की तरफ, और इस नेगेटिव प्लेट के थ्रू
जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी टूवर्ड द नेगेटिव प्लेट जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर बच्चों ई नेट चेक करेंगे तो ई नेट क्या होगा, दिस इज E1, दिस इज E2, सो E1 प्लस E2। अब बच्चों क्या है इसका E1, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करोगे 2 कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज ई नेट। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अब बच्चों एक बात बताओ, इसके बीच में पोटेंशियल कितना है, डेल्टा वी। क्या हमने ये पढ़ रखा है कि डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। ये स्केलर है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट हो गया। क्लियर। अब यहां से बच्चों डेल्टा वी इज इक्वल टू, अब ई डॉट डी आर है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट डी दोनों की डायरेक्शन सेम है, इट मीन्स कॉस जीरो। सो आप सिंपली ई इंटू डी लिख सकते हो। क्लियर है। अब ई नेट क्या है बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, दिस इज योर डेल्टा वी। अब अगर हम कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में डेल्टा वी की वैल्यू पुट करें, यहां पे लिख लेते हैं C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा वी। तो यहां से बच्चों इसको रफ कर देते हैं, यहां से अगर हम चेक करें कि C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा वी है, सो Q अपॉन डेल्टा वी की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, यही होगा। यहां से एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, सो Q एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा इंटू डी। अब बच्चों सिग्मा क्या होता है, व्हाट इज सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, सो C इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू इंटू डी, एरिया ऊपर आ जाएगा। बच्चों Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो C की वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इज इक्वल टू C। क्लियर है। सो दिस इज अ वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहां से बच्चों चेक करो कि दिस C इज डिपेंड अपॉन एरिया एंड डिस्टेंस, सेपरेशन बोल लो, एंड एप्सिलॉन नॉट, इट मींस मीडियम। ओवरऑल ये कैपेसिटेंस मीडियम और उसकी डायमेंशन पर डिपेंड कर रहा है। ये कहीं से भी आप देख लो, चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं कर रहा इसको। ये था बच्चों कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्फेरिकल कैपेसिटर एंड एनर्जी स्टोर इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर। यहां से आपको ये पता चलेगा कि पर्टिकुलर कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होती है और वो कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वाई, बिकॉज बच्चों कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी वो रुकी हुई होती है, एनर्जी स्टोर करके वो रखा रहता है, और जब किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल डिवाइस को जरूरत होती है तो वो उसको सडनली सप्लाई करता है। इट मीन्स कि वो किस फॉर्म में एनर्जी को रखता है, स्टोर किस फॉर्म में कर रहा है, वो स्टोर कर रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको समझेंगे, इसको आप प्रैक्टिस करिए और बुक से रीड भी करिएगा। ओके।